वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, ड्यून पार्ट 1 की कहानी आप पहले ही देख चुके हैं, जहां आपने अरैकिस, हाउस एट्रेडिस और पॉल की संघर्ष भरी यात्रा को देखा था। पॉल ने अपने पिता, अपना घर और अपने पूरे साम्राज्य को खो दिया। लेकिन ड्यून पार्ट 2 सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। इस बार दांव पे है पूरे ब्रह्मांड की सत्ता। पॉल को भविष्य की झलकें दिखाई देती है, लेकिन उन झलकियों में उसे अपनी जीत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मौत दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या वो उस भविष्य को बदल पाएगा या फिर अपने लोगों को बचाने का इकलौता रास्ता उसे उसी तबाही की ओर ले जाएगा। अपने शानदार स्टोरी टेलिंग और बेहतरीन डायरेक्शन के दम पे ड्यून पार्ट 2 को 97th एकेडमी अवार्ड्स में कुल 5 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से इस फिल्म ने बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए 2 ऑस्कर्स अपने नाम किए। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और ड्यून पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्यून पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले भाग का अंत हुआ था। हाउस एट्रेडिस लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। बारोन व्लादिमीर हार्कोनन की चाल और सम्राट शद्दाम 4 की साजिश की वजह से ड्यूक लेटो एट्रेडिस मारा जा चुका होता है, जबकि पॉल एट्रेडिस और उसकी मां लेडी जेसिका किसी तरह रेगिस्तान में जिंदा बच निकले थे। फिल्म की शुरुआत में हमें पहली बार सम्राट और उसकी बेटी प्रिंसेस इरुलान को दिखाया जाता है। इरुलान सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं है, बल्कि पूरी कहानी की घटनाओं को समझने वाली एक महत्वपूर्ण किरदार भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि सम्राट ड्यूक लेटो को अपने बेटे की तरह मानता था, लेकिन वो उससे डरता भी था, क्योंकि लेटो की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन वो पूरे साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता था। अपनी सत्ता बचाने के लिए सम्राट ने चुपचाप हार्कोनन्स का साथ दिया और लेटो को मरवा दिया। अब इधर अराकिस पे फिर से हाउस हार्कोनन का कब्जा हो चुका होता है। बारोन पूरे ग्रह की जिम्मेदारी अपने भतीजे ग्लोसू रब्बान को सौंप देता है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, हर हाल में ज्यादा से ज्यादा स्पाइस निकालना और फ्रीमैन विद्रोह को कुचल देना। दूसरी तरफ रेगिस्तान में पॉल, लेडी जेसिका, चानी, स्टिलगार और बाकी फ्रीमैन मिलके हार्कोनन सैनिकों पे लगातार हमला कर रहे होते हैं। ये लोग अचानक हमला करते हैं, सैनिकों को खत्म कर देते हैं और फिर रेगिस्तान में गायब हो जाते हैं। इसी बीच वे बार बार हार्कोनन्स के विशाल स्पाइस हार्वेस्टर और उन्हें सुरक्षा देने वाले ऑर्निथॉप्टर पे भी हमला करते हैं, जिससे स्पाइस का उत्पादन लगातार रुकने लगता है। दूसरी तरफ रब्बान गुस्से से पागल हो रहा होता है। जितना वो स्पाइस उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से फ्रीमैन उसकी मशीनें तबाह कर देते हैं। उसकी पूरी सेना बार बार बेबस साबित हो रही होती है और अराकिस पे उसका नियंत्रण कमजोर पड़ता जा रहा होता है। दूसरी तरफ स्टीलगार पॉल और लेडी जेसिका को अपने सीज यानी कि फ्रीमैन बस्ती में लेके आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका स्वागत नहीं होता बल्कि विरोध होता है। कई फ्रीमैन इन दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनके लिए ये दोनों बाहरी लोग होते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी वजह से पूरा कबीला खतरे में पड़ सकता है। हालांकि स्टीलगार बाकी लोगों से अलग सोचता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि पॉल वही भविष्यवाणी वाला लिसनर गायब हो सकता है जिसका इंतजार फ्रीमैन सदियों से कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि इन्हें अपने बीच रहने दिया जाए। कुछ लोग तो साफ कह देते हैं कि इन्हें रेगिस्तान में छोड़ दो, लेकिन स्टीलगार अपनी बात पे अड़ा रहता है। इसके बाद स्टीलगार लेडी जेसिका को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताता है। वो कहता है कि उनकी रेवरेंड मदर मरने वाली है, और क्योंकि जेसिका पहले से ही बेने जेसेरिट की सदस्य रह चुकी है, इसीलिए वही उनकी नई रेवरेंड मदर बन सकती है। अब जेसिका के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसीलिए वो रेवरेंड मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। नई रेवरेंड मदर बनने के लिए उसे वाटर ऑफ लाइफ पीना पड़ता है। ये वही बेहद जहरीला नीला द्रव्य होता है जो एक छोटे सैंडवॉर्म से प्राप्त किया जाता है। किसी सामान्य इंसान के लिए इसे पीना मतलब निश्चित मौत। जेसिका जैसे ही उसे पीती है, उसका पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगता है। उसी समय फिल्म हमें एक और बात बताती है। सभी फ्रीमैन पॉल को लेके एक जैसी सोच नहीं रखते। दक्षिण में रहने वाले बहुत से फ्रीमैन उसे भविष्यवाणी का उद्धारकर्ता मानते हैं, जबकि उत्तर में कई फ्रीमैन इन भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं करते। पॉल खुद भी नहीं चाहता कि लोग उसे किसी मसीहा की तरह पूजे। इधर जेसिका की परीक्षा जारी रहती है। वाटर ऑफ लाइफ का असर उसके शरीर पे इतना भयानक होता है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो। लेकिन बेने जेसेरिट की कठिन ट्रेनिंग की वजह से
वो अपने शरीर के अंदर उस जहर को बदल देती है और दोबारा जीवित हो उठती है। इसके साथ ही पिछली सभी रेवरेंड मदर्स की यादें और उनके अनुभव उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो सिर्फ जेसिका नहीं रहती, बल्कि फ्रीमैन की नई रेवरेंड मदर बन चुकी होती है। दूसरी ओर पॉल साफ कहता है कि उसे खुद भी इन भविष्यवाणियों पे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह पता है, अगर फ्रीमैन एकजुट नहीं हुए तो वे कभी भी हारकोनन्स को हरा नहीं पाएंगे। जिसके बाद पॉल की ट्रेनिंग शुरू होती है। रेगिस्तान में जिंदा रहने से लेकर लड़ने तक हर चीज जानी उसे सिखाती है। धीरे धीरे पॉल एक साधारण बाहरी इंसान से फ्रीमैन योद्धा बनता चला जाता है। कुछ समय बाद उसकी शुरुआती ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब पॉल भी बाकी फ्रीमैन की तरह मिशनों में हिस्सा लेने लगता है। वे अचानक हारकोनन्स के स्पाइस हार्वेस्टर पे हमला बोल देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। हारकोनन सैनिक और उनके ऑर्निथॉप्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल और फ्रीमैन मिलकर उन्हें धूल चटा देते हैं और आखिर में वे विशाल स्पाइस हार्वेस्टर को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इस जीत के बाद पूरे कबीले में पॉल की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। रात को जब सभी लोग साथ बैठते हैं, तब चानी भी पहली बार पॉल को एक बाहरी इंसान नहीं बल्कि अपने जैसा फ्रीमैन मानने लगती है। वो उसके साहस और लड़ने के तरीके से प्रभावित हो चुकी होती है। वहां पे पॉल फिर से सबसे यही कहता है कि उनकी असली ताकत किसी भविष्यवाणी में नहीं है, बल्कि उनकी एकता में है। अगर सभी फ्रीमैन मिलकर लड़ेंगे तभी अराकिस को आजाद कराया जा सकता है। इस बार लगभग पूरा कबीला उसकी बात मान लेता है। समय बीतने के साथ पॉल और चानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पॉल उसे अपने ग्रह कैलेडेन के बारे में बताता है, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी होता है। चानी के लिए ये किसी सपने जैसी दुनिया होती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रेगिस्तान ही देखा होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद कई महीनों तक पॉल और फ्रीमैन लगातार हारकोनन्स पे हमला करते रहते हैं। वे एक के बाद एक स्पाइस हार्वेस्टर, सप्लाई लाइन और सैनिकों को तबाह कर देते हैं। इन लगातार हमलों की वजह से अराकिस पे हारकोनन्स की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा कमजोर होने लगती है, जबकि पॉल का नाम पूरे रेगिस्तान में तेजी से फैलने लगता है। दूसरी तरफ बैरॉन रब्बान से बेहद नाराज होता है, क्योंकि जितनी भी मेहनत करके वो स्पाइस का उत्पादन बढ़ाता है, फ्रीमैन उतनी ही तेजी से उसकी मशीनें और सैनिक तबाह कर देते हैं। बैरॉन गुस्से में रब्बान को साफ चेतावनी देता है कि अगर अराकिस पे उसका नियंत्रण ऐसे ही कमजोर होता रहा तो सम्राट उनसे ये ग्रह छीन लेगा, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन सबसे पहले रब्बान की गर्दन जाएगी। बैरॉन का इशारा बिल्कुल साफ होता है, या तो अराकिस पे दोबारा पूरा नियंत्रण हासिल करो या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहो। रब्बान डर तो जाता है, लेकिन उसके पास अब पहले से भी ज्यादा बेरहमी दिखाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इधर पॉल लगातार अजीब अजीब सपने देख रहा होता है। उसे बार बार भविष्य की झलकियां दिखाई देती है, जहां उसके नाम पे पूरी आकाशगंगा में भयानक धार्मिक युद्ध छिड़ चुका है और करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। इन भयानक विजन्स की वजह से पॉल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तभी चानी उसे समझाती है कि हर सपना सच नहीं होता, उसे वर्तमान में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद स्टीलगार पॉल की सबसे कठिन परीक्षा लेने का फैसला करता है। वो पॉल से कहता है कि अगर उसे सच में फ्रीमैन बनना है तो उसे सैंडवॉर्म की सवारी करनी होगी। यही हर फ्रीमैन योद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पॉल रेगिस्तान में जाके सैंडवॉर्म को बुलाता है, लेकिन इस बार जो सैंडवॉर्म आता है उसे देख के सभी हैरान रह जाते हैं। इतना विशाल सैंडवॉर्म पहले शायद किसी ने नहीं देखा था। एक पल के लिए चानी तक घबरा जाती है और बाकी फ्रीमैन को भी लगता है कि शायद पॉल अब जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन पॉल अपने हुक्स की मदद से उस विशाल सैंडवॉर्म पे सफलतापूर्वक सवार हो जाता है और उसे नियंत्रित भी कर लेता है। ये नजारा देख के पूरे कबीले में सनसनी फैल जाती है। अब स्टीलगार का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है कि पॉल ही वो लिसन अलगैब है जिसका इंतजार फ्रीमैन सदियों से कर रहे थे। ये खबर रेवरेंड मदर बन चुकी होती लेडी जेसिका तक भी पहुंचती है। जेसिका अब गर्भ में पल रही बेटी आलिया से मानसिक रूप से बात कर सकती है, क्योंकि वाटर ऑफ लाइफ पीने के दौरान आलिया को भी अपनी माँ के साथ पूर्व रेवरेंड मदर्स की सारी यादें और चेतना मिल चुकी थी। जेसिका समझ जाती है कि उत्तर में बहुत से फ्रीमैन अब पॉल को अपना मसीहा मान चुके हैं, इसीलिए वो दक्षिण की ओर जाना चाहती है, जहां सबसे कट्टर धार्मिक फ्रीमैन रहते हैं। लेकिन पॉल इसका विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे भविष्यवाणी का अवतार माने। उसकी नजर में ये सब आगे चल के एक भयानक युद्ध की शुरुआत बन सकता है। इसी दौरान फ्रीमैन
हारकोनन के एक विशाल स्पाइस डिपोट पे हमला करते हैं। भयंकर धमाकों में भारी मात्रा में स्पाइस नष्ट हो जाते हैं। इससे रब्बान का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो बिना देर किए अपने सैनिकों के साथ फ्रीमैन के सीच पे हमला कर देता है। पूरी गुफाएं धूल और विस्फोटों से भर जाती है। रब्बान को लगता है कि इस बार वो लिसन अल गैब को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है फ्रीमैन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि रब्बान किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ अराकिस की ये खबरें अब सम्राट तक भी पहुंचने लगती है। उसे बताया जाता है कि अराकिस में कोई मिस्टीरियस लीडर उभर रहा है जिसे फ्रीमैन लिसन अल गैब कह रहे हैं और जो लगातार हारकोनन सेना को हरा रहा है। हालांकि सम्राट को अभी भी यही लगता है कि हाउस एट्रेडिस पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये मिस्टीरियस लीडर कोई और नहीं बल्कि पॉल एट्रेडिस ही है। इसी बीच हमें प्रिंसेस इरुलान के बारे में जानकारी मिलती है। वो बेने जेसेरिट के प्रशिक्षण से गुजरी होती है और अपनी रेवरेंड मदर गॉस हेलन मुहियाम से बात करती है। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि इरुलान को शक है कि शायद पॉल अभी भी जिंदा है। उधर हमें बरोन के दूसरे भतीजे फायद रोथा हारकोनन को दिखाया जाता है। फायद बेहद क्रूर, चालाक और खतरनाक योद्धा होता है। वो अपने जन्मदिन में अखाड़े में कई ग्लेडिएटर से लड़ता है। उनमें से एक एट्रेडिस सैनिक भी होता है। फायद बिना डरे अपना सुरक्षा कवच बंद करके लड़ता है और आखिरकार सभी को मार गिराता है। उसकी ये जीत देख के बैरोन समझ जाता है कि रब्बान अब अराकिस संभालने लायक नहीं रहा, इसलिए वो अराकिस की कमान रब्बान से लेके फायद रोथा को सौंप देता है। बैरोन का सपना सिर्फ अराकिस पे राज करना नहीं है, वो चाहता है कि एक दिन हारकोनन परिवार पूरे साम्राज्य पे कब्जा करे और फायद रोथा खुद सम्राट बने। इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी सारी राजनीतिक चालें उसी दिशा में चल रहा होता है। इसी दौरान बेने जेसेरिट भी फायद रोथा में दिलचस्पी लेने लगती है। उनकी सदस्य लेडी मार्गोट फेनेरिंग फायद रोथा का मानसिक परीक्षण लेती है, जैसा कभी पॉल का लिया गया था। इसके बाद वो फायद के साथ संबंध बनाती है ताकि उसके बच्चे को जन्म दे सके। ये सब बेने जेसेरिट की सदियों पुरानी ब्रीडिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। उनका उद्देश्य सत्ता पे सही समय पे सही रक्तवंश के जरिए प्रभाव बनाए रखना है। उधर अराकिस पे पॉल और उसके साथ ही एक और स्पाइस हार्वेस्टर पे हमला करते हैं। यही पॉल की मुलाकात उस इंसान से होती है जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि गर्नी हैलेक होता है, जो ड्यूक लेटो का सबसे भरोसेमंद सेनापति और हाउस एट्रेडिस का वेपन मास्टर था। दोनों एक दूसरे को जिंदा देख के भावुक हो जाते हैं और पॉल तुरंत गर्नी को गले लगा लेता है, क्योंकि दोनों को यही लगा था कि दूसरा शायद अब दुनिया में नहीं रहा। आगे गर्नी बताता है कि अराकिस पे हुए हमले के दौरान वो किसी तरह बच निकला था। उसके बाद वो स्पाइस स्मगलर्स के साथ मिलकर रहने लगा। इतने समय में वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, हारकोनन परिवार से अपने मालिक ड्यूक लेटो की मौत का बदला लेने का। उसे लिसन अल गैब नाम के किसी मिस्टीरियस वॉरियर के बारे में सुनने को मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पॉल ही है। पॉल को जिंदा देख के गर्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद गर्नी फ्रीमैन की ताकत देख के दंग रह जाता है। वो देखता है कि कुछ 100 फ्रीमैन योद्धाओं ने हारकोनन की हजारों की सेना और उनके कई स्पाइस हार्वेस्टर तबाह कर दी है। तब गर्नी पॉल से कहता है कि अगर दक्षिण में रहने वाले बाकी फ्रीमैन भी इनके साथ आ जाए तो हारकोनन्स का अंत तय है। वो पॉल को अपने पिता ड्यूक लेटो का बदला लेने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन पॉल दुविधा में होता है। वो गर्नी को अपने विजन्स के बारे में बताता है। अगर वो दक्षिण गया और वहां के सभी फ्रीमैन उसके पीछे खड़े हो गए तो उसके नाम पे पूरी आकाशगंगा में ऐसा युद्ध छिड़ेगा जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अगले दिन गर्नी पॉल को एक गुप्त पहाड़ी के अंदर छिपे हाउस एट्रेडिस के फैमिली एटॉमिक्स दिखाता है। ये वही परमाणु हथियार होते हैं जिन्हें हाउस एट्रेडिस ने वर्षों पहले अराकिस पे गुप्त रूप से छिपा के रखा था। गुफा का दरवाजा केवल एट्रेडिस परिवार का सदस्य ही खोल सकता था, इसीलिए पॉल के हाथ लगाते ही वो खुल जाता है। अंदर भारी मात्रा में परमाणु हथियार रखे होते हैं। पॉल उन्हें देख के समझ जाता है कि अब फ्रीमैन के पास सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि ऐसी ताकत भी है जिससे पूरे साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। उधर लेडी जेसिका अब दक्षिण पहुंच चुकी होती है। नई रेवरेंड मदर बनने के बाद वो दक्षिण के धार्मिक फ्रीमैन के बीच लगातार लिसन अल गैब की भविष्यवाणी फैला रही होती है और लोगों को आने वाले मसीहा के लिए तैयार कर रही होती है।
इसी बीच पॉल को एक और भयानक विजन दिखाई देता है। इस बार वो चानी को मरते हुए देखता है। वो घबरा के उठता ही है कि उसी समय फैदरोथा के नेतृत्व में हारकोनन सेना उसके सीज पे हमला कर देती है। भयंकर बमबारी से पूरा सीज तबाह होने लगता है और बड़ी संख्या में फ्रीमैन मारे जाते हैं। उधर अपने जहाज के अंदर फैद रब्बान को उसकी नाकामी के लिए बुरी तरह अपमानित करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी कमजोरी की वजह से हारकोनन परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। कुछ देर बाद तक हमला करने के बाद हारकोनन सेना वापस लौट जाती है ताकि दोबारा हथियार भर के लौट सके। इसी बीच बचे हुए फ्रीमैन अपने घायल साथियों को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। स्टीलगार भी गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है, दक्षिण की ओर जाना। स्टीलगार पॉल से कहता है कि दक्षिण के कट्टर फ्रीमैन केवल एक शक्तिशाली लीडर की ही बात मानेंगे। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर जरूरत पड़े तो पॉल उसे मार के लीडरशिप अपने हाथ में ले ले। लेकिन पॉल ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। वो अपने दोस्त और गुरु जैसे इंसान को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो यहीं रुकेगा और बाकी लोग दक्षिण चले जाएंगे, क्योंकि उसे अब भी अपने उन्हीं विजन्स का डर सता रहा होता है जिनमें उसके नाम पे पूरी आकाशगंगा चलती हुई दिखाई देती है। अकेले बैठ के पॉल फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता है। उसे समझ आने लगता है कि चाहे उसे ये रास्ता पसंद हो या नहीं, लेकिन हारकोनन को हराने और फ्रीमैन को बचाने का एकमात्र रास्ता दक्षिण से होके ही जाता है। आखिरकार वो अपना सबसे कठिन फैसला लेता है। वो चानी से कहता है कि उसे डर है कि दक्षिण जाने के बाद वो शायद पहले जैसा इंसान नहीं रहेगा। चानी उसे सिर्फ एक बात कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को कभी बदलने नहीं देना। इसके बाद पॉल, चानी, स्टिलगार और बाकी बचे हुए फ्रीमैन दक्षिण की ओर निकल पड़ते हैं। उधर फैदरोथा पीछे छूटे हुए बाकी फ्रीमैन ठिकानों को भी पूरी तरह तबाह कर देता है ताकि उत्तर में उनका कोई आधार न बचे। दूसरी तरफ सभी दक्षिण पहुंच जाते हैं। अब पॉल जानता है कि अगर उसे पूरा भविष्य देखना है तो उसे भी वही वाटर ऑफ लाइफ पीना होगा जो उसकी माँ ने पिया था। जेसिका भी चाहती थी कि पॉल ये परीक्षा पूरी करे, क्योंकि तभी वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा। पॉल जहर पी लेता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना समय और स्मृतियों की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाती है। अब वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को पहले से कहीं स्पष्ट रूप से देखने लगता है। उसे अपनी अजन्मी बहन आलिया की चेतना भी महसूस होती है और पहली बार उससे मानसिक रूप से वो बात करता है। जब चानी वहां पहुंचती है तो पॉल बिल्कुल मृत दिखाई देता है। चानी गुस्से में जेसिका पे आरोप लगाती है कि उसने अपने ही बेटे को जहर देके मार डाला। लेकिन कुछ देर बाद चानी वाटर ऑफ लाइफ की एक बूंद पॉल के होठों पे लगाती है और अचानक पॉल की आंखें खुल जाती हैं। वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और पतला हुआ इंसान बन चुका होता है। अब उसके सामने भविष्य की लगभग सारी संभावनाएं साफ दिखाई दे रही होती है। इसी दौरान एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। पॉल को पता चलता है कि उसकी माँ लेडी जेसिका दरअसल बारोन व्लादिमीर हारकोनन की बेटी है। यानी पॉल सिर्फ हाउस एट्रेडिस का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि हारकोनन रक्तवंश का भी हिस्सा है। जेसिका बताती है कि उसे भी इस सच का पता तभी चला जब उसने वाटर ऑफ लाइफ पिया था। यह सुन के पॉल अंदर से हिल जाता है। जिस परिवार से वो पूरी जिंदगी नफरत करता आया था, उसी का खून उसकी नसों में भी बह रहा है। इसके बाद दक्षिण के सभी बड़े फ्रीमैन कबीले के एक विशाल धार्मिक सभा में इकट्ठे होते हैं। पॉल वहां पहुंच के सबके सामने अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कुछ लीडर्स उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके नियमों के अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति सीधे नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता। तभी स्टिलगार उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, लेकिन पॉल किसी को मार के लीडर नहीं बनना चाहता। वो सबके सामने फ्रीमैन भाषा और बेनी जेसेरिट की वॉइस का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बातें कहता है जिन्हें केवल एक सच्चा लीडर ही जान सकता था। वो अरैकिस, फ्रीमैन और उनके भविष्य के बारे में ऐसी सच्चाइयां बताता है कि धीरे धीरे पूरी सभा उसकी बातों पर विश्वास करने लगती है। कुछ ही देर में पूरा दक्षिण उसके नाम के नारे लगाने लगता है। अब अधिकांश फ्रीमैन मान चुके होते हैं कि पॉल ही उनका लिसन अलगायब है। इसके तुरंत बाद पॉल सम्राट को खुली चुनौती भेजता है। संदेश में साफ लिखा होता है, पॉल एट्रेडिस जिंदा है और अरैकिस अब झुकने वाला नहीं है। ये खबर सुनते ही सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसे वो पहले मरा हुआ समझ चुका था, वही अब पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रहा था।
इसके बाद प्रिंसेस इरुलान और बेनी जेसरीत की रेवरेंड मदर गॉस हेलन मोहियाम के बीच बातचीत होती है। यही एक और बड़ा सच सामने आता है। मोहियाम बताती है कि ड्यूक लेटो को रास्ते से हटाने की सलाह बेनी जेसरीत ने ही एम्पायर को दी थी, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी उनका सदियों पुराना प्लान था, न कि किसी एक राजा की जान। इरुलान हैरान होकर पूछती है कि अगर पॉल जीत गया तो उसके पिता यानी कि सम्राट का क्या होगा। इस पर मोहियाम शांत स्वर में कहती है, अब सम्राट का समय खत्म हो चुका है। चाहे पॉल जीते या फैदरौथा, किसी भी हालत में वर्तमान सम्राट की गद्दी बचने वाली नहीं है। उधर पॉल द्वारा भेजा गया चुनौती भरा संदेश पढ़ के सम्राट खुद अराकिस पहुंचने का फैसला करता है। पूरा शाही बेड़ा और उसकी खतरनाक सरदाऊकार सेना भी उसके साथ अराकिस पे उतरती है। उन्हें देख के फैदरौथा हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उन्होंने अराकिस पे दोबारा नियंत्रण पा लिया था, फिर सम्राट को यहाँ खुद आने की जरूरत क्या थी। बैरन तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो कहता है कि ग्रेट हाउसेस यानी कि परम वंशों को संदेश भेज दो कि सम्राट की सरदाऊकार सेना अराकिस पे उतर चुकी है। इधर दूसरी तरफ पॉल भी अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर चुका होता है। अब उसके साथ उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ के फ्रीमैन एकजुट हो चुके होते हैं। पॉल पहले ही अपनी पूरी रणनीति बना चुका होता है। वह अट्रेइडिस परिवार के छिपाए हुए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शील्ड वॉल को उड़ाने के लिए करता है। जैसे ही पहाड़ों जैसी विशाल चट्टानों में विस्फोट होता है, रेगिस्तान का रास्ता खुल जाता है। उसी समय भयानक तूफान के बीच हजारों फ्रीमैन विशाल सैंड वॉर्म्स पे सवार होकर सरदाऊकार सेना पे टूट पड़ते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सरदाऊकार जैसी अजेय मानी जाने वाली सेना भी फ्रीमैन के सामने टिक नहीं पाती। कुछ ही देर में पॉल अपनी सेना के साथ सम्राट के शाही जहाज तक पहुंच जाता है। अब पूरा महलनुमा जहाज फ्रीमैन के कब्जे में आ चुका होता है। अंदर घुसते ही पॉल की नजर सबसे पहले बरोन पे पड़ती है। यही वो इंसान था जिसने उसके पिता ड्यूक लेटो की हत्या करवाई थी। पॉल बिना एक पल गवाए अपने चाकू से बरोन पे हमला करता है। कुछ ही सेकेंड में बरोन का अंत हो जाता है। उधर रणभूमि में कर्नी हले की मुलाकात रप्पान से होती है। इतने दिनों का गुस्सा, अपने राजा ड्यूक लेटो की मौत का दर्द आज उसके सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार गर्नी रब्बान को मार के अपने मालिक और अपने परिवार का बदला ले लेता है। युद्ध खत्म होने के बाद अगली सुबह सम्राट, प्रिंसेस इरुलान, मोहियाम और बाकी सभी पॉल के सामने खड़े होते हैं। तभी खबर आती है कि ग्रेट हाउसेस का विशाल बेड़ा अराकिस की कक्षा में पहुंच चुका है। सम्राट मुस्कुरा के कहता है कि अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, लेकिन पॉल बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो गर्नी को आदेश देता है कि अगर ग्रेट हाउसेस यानी कि परम वंशों ने हमला किया तो अराकिस पे मौजूद स्पाइस के पूरे चक्र को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही मोहियाम घबरा जाती है, क्योंकि अगर स्पाइस खत्म हो गया तो पूरे ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष यात्रा और साम्राज्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब मोहियाम पॉल को रोकने की कोशिश करती है तब पॉल पहली बार पूरी ताकत से वॉइस का इस्तेमाल करता है। उसकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी होती है कि मोहियाम भी उसकी आवाज के सामने झुक जाती है। अब सम्राट समझ चुका होता है कि हालात पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुके हैं। वो फिर भी अपने शाही अहंकार में कहता है कि एक सम्राट के सामने तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। पॉल शांत स्वर में जवाब देता है, तुम्हारा सिर अब भी तुम्हारे कंधों पे है, इस बात की खैर मनाओ। इसके बाद पॉल एक राजनीतिक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अगर सम्राट अपनी बेटी प्रिंसेस इरुलान का विवाह उससे कर दे तो वो उसकी जान बख्श देगा और साम्राज्य का नया शासक बन जाएगा। लेकिन साथ ही वो सम्राट से पूछता है, आखिर तुमने मेरे पिता की हत्या क्यों की? सम्राट बिना पछतावे के जवाब देता है, तुम्हारे पिता हमेशा दिल से फैसले लेते थे। एक सम्राट दिल से नहीं, सत्ता से सोचता है, इसीलिए उनका मरना जरूरी था। यहाँ पर पॉल सम्राट को कहता है, अपना कोई योद्धा चुनो या खुद लड़ो और मरो। तभी फैदरौता आगे बढ़ के पॉल को चुनौती देता है। दोनों के बीच बेहद खतरनाक चाकुओं की लड़ाई शुरू होती है। फैद कई बार पॉल पे भारी पड़ता है। वो पॉल को गंभीर रूप से घायल भी कर देता है, लेकिन पॉल अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। अपने प्रशिक्षण, अनुभव और भविष्य की समझ की बदौलत वो सही समय पर पलटवार करता है और अपना क्रिस नाइफ फैदरौता के सीने में उतार देता है। फैद वहीं पे दम तोड़ देता है। अपने आखिरी योद्धा के मरते ही सम्राट के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो मजबूर होकर प्रिंसेस इरुलान का हाथ पॉल के हाथ में सौंप देता है।
लेकिन ये सब देख के शानी का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि ये शादी प्यार नहीं बल्कि राजनीति के लिए हो रही है, जिसके बाद वो पॉल को वहां छोड़ के चली जाती है। प्रिंसेस इरुलान भी ये समझ जाती है कि पॉल का दिल आज भी चानी के ही पास है। इसी बीच खबर आती है कि परम वंशों ने पॉल को नया सम्राट मानने से इनकार कर दिया है। पॉल कुछ पल शांत रहता है, फिर वो अपना सबसे बड़ा आदेश देता है, फ्रीमैन योद्धाओं, महान घरानों की ओर कूच करो। यानी अब अराकिस की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक युद्ध अब शुरू होने वाला था। आखिरी दृश्य में चानी अकेले रेगिस्तान में जाती है, एक थंपर गाड़ती है और एक विशाल सैंडवॉर्म को बुलाती है, और यहीं पे ड्यून पार्ट 2 की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये अंत नहीं है दोस्तों, बल्कि उस महायुद्ध की शुरुआत है जिसके संकेत पॉल को अपने विजन्स में शुरुआत से दिखाई देते रहे थे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पे खड़ा कर देती है जहां हर चुनाव गलत लगता है। एक रास्ता चुनो तो अपने लोग मरते हैं, दूसरा चुनो तो पूरी दुनिया जल उठती है। शायद यही सबसे बड़ा सच है। किस्मत हमेशा हमें वो रास्ता नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वही रास्ता देती है जिसकी कीमत चुकाने की हिम्मत हम में होती है। पॉल एट्रेडिस ने भी वही किया। उसने अपनी खुशी नहीं बल्कि अपने लोगों का भविष्य चुना। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है, और इस जीत की कीमत थी उसका प्यार, उसकी शांति और शायद उसकी इंसानियत भी। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आप लोगों को ये ऑस्कर विनिंग मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन ऑस्कर विनिंग मूवीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए फ्रेश ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।